नमस्कार मित्रों, प्रत्येक दिन की भांति आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्लास 9 कक्षा 9 के विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी से। ये चर्चा आज की मुख्य चर्चा है। विषय वस्तु की बात करें तो क्लास 9 विज्ञान के अंतर्गत देखिए पाठ्य पुस्तकों में जो नए सिलेबस के अंतर्गत है वो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर आपके सामने आएगा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा चैप्टर में आपसे पूछा गया है, बताया गया है परमाणु एवं अणु के बारे में आप क्या जानते हैं। चौथे अध्याय में हम सीखेंगे परमाणु की संरचना। 5वें अध्याय के रूप में हम देखेंगे जीवन की मौलिक इकाई। 6ठा अध्याय ऊतक के बारे में बताया है। 7वें अध्याय में गति के बारे में हमें सीखना है। 8वें अध्याय में बल तथा गति के नियम जानेंगे। 9वें अध्याय में गुरुत्वाकर्षण जानेंगे। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सब पूछे जाते हैं। 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा, जी हाँ, कार्य और ऊर्जा के बारे में। 11वें अध्याय में हम मित्रों देखेंगे, 11वें अध्याय में हमारा ध्वनि है मुख्य चैप्टर ध्वनि, और 12वें अध्याय में खाद्य संसाधनों के बारे में जानेंगे। केवल क्लास 9 के ही छात्रों के लिए उपयोगी नहीं, जो भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। चलिए आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे इसी के साथ। पहले अध्याय में हम देख रहे हैं, पहला अध्याय आपके सामने है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जैसा कि हम अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में प्रायः देखते रहते हैं कि हमारे आसपास क्या क्या है। जब हम छोटे थे तब भी इन चीज़ों को ध्यान से देखते थे, उसके बाद बड़े हुए भले ही कुछ वस्तुओं को नज़रअंदाज करने लगे, लेकिन हमने देखा कि हमारे चारों ओर पेड़ पौधे हैं, जल हैं, और भी बहुत सी सामग्री हैं, खाद्य पदार्थ हैं। कुछ खाद्य पदार्थ नहीं हैं, कुछ वनस्पतियों को हम खाते हैं, कुछ को नहीं खाते हैं। इस प्रकार से तमाम चीज़ों पर, वस्तुओं पर हमारा अवलोकन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या है। एनसीईआरटी में है अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। बहुत ही सुंदर बात बताई गई है। पदार्थ किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु विश्व में जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, पदार्थ कहा है। यह है परिभाषा एनसीईआरटी की है। आगे बढ़ते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान, इस लाइन को देखेंगे, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान, सभी वस्तुओं में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। एक पॉइंट यहां से निकल के आया। और कुछ वस्तुएं, और ये कुछ वस्तुएं, ये कुछ नहीं, ये संपूर्ण वस्तुएं, ये संपूर्ण वस्तुएं आयतन, ये संपूर्ण वस्तुएं, ब्रैकेट में देखिए आयतन है। आयतन के बारे में कुछ और बताया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ लिखा गया कि घेरती हैं, अर्थात क्या घेरती हैं, स्थान घेरती हैं। बहुत सुंदर। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। ये 5 तत्व हैं, क्या हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार
इन्हीं पंच तत्वों से ये वस्तुएं बनी हैं, चाहे जो जीव हो या निर्जीव हो। देखिए सजीव की बातें की गई हैं, सजीव जो जीते हैं, पढ़ते हैं, सांस लेते हैं, और निर्जीव की बातें की गई हैं, निर्जीव जो एक जगह स्थिर रहते हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कुछ वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। क्या किया है? इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी बातें हैं कि अगले अध्याय में हमको पदार्थ के बारे में पढ़ना है, और एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर ये अध्याय नहीं आप पढ़ें तो अगला अध्याय आपकी समझ में आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली विचारधारा कहती थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत, देखिए सतत शब्द है, होता है, परंतु अन्य विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं ये सतत या कणों से मिलकर बने हैं। प्रश्न बनता है, एनसीईआरटी प्रश्न करती। चलिए क्रियाकलाप क्या है? 100 ml का बीकर लें, एक बीकर को जल से आधा भर लें। जो बीकर होता है, बीकर को क्या करें हम? आधा भर लें। कैसे? तो जो आपकी कलम की तरह पतला दिख रहा है उसको यहाँ रासायनिक भाषा में टेस्ट ट्यूब या परख नली कहते हैं। परख नली कहते हैं। और उसी पदार्थ से बना हुआ उससे लंबा चौड़ा भाग जो है वो बीकर कहलाता है। तो देखते हैं, एक बीकर लें, बीकर को आधा जल से भर दें, अस्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। ये बातें देखिए क्रियाकलाप से ही निकलेगा, तो आप भी अपने घर पर क्रियाकलाप कर सकते हैं और हम इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। इसमें कोई अगर त्रुटि होगी तो आप बताइएगा। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके हर लाइन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं। तो अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है तो एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए दिया है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, 1 घन मीटर स्क्वायर। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। तो 1 लीटर बराबर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में टेट, सीटेट, सुपर टेट, बिहार टेट, इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, तमाम जगहों पर इससे प्रश्न पूछेंगे और आप गलत कर देंगे। 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ml या 1 लीटर बराबर
10 की घात 3 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ई मीटर बराबर 10 की घात 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मित्रों आगे पढ़ते हैं हम। जैसा कि आप दिया गया है, देखिए ये बीकर है। बीकर में मित्रों देखिए क्या डाला गया है, नमक डाला गया है और इसके बाद इसको हिलाया गया। इस प्रकार से इसको मिलाया गया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। एक स्थिति में कण व छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी में पदार्थ के बारे में, उनके कणों के बारे में, किस प्रकार से उनका प्रभाव होता है, ये चीज़ें बताई गई।